बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टॉपिक को शुरू करने से पहले हम कुछ पॉइंट्स कंक्लूड करते हैं। हमने कहा था टाइप्स ऑफ गुड विद रेफरेंस टू डिमांड। तो डिमांड के जरिए हम क्या करेंगे, या डिमांड में जो हमारा बिहेवियर है उसके जरिए हम पहचाने जनाब गुड्स की टाइप्स क्या हैं। तो विद रेफरेंस टू डिमांड हम गुड्स को 4 हिस्सों में तोड़ते हैं कंज्यूमर की डिमांड के लिहाज से: नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स, गिवन गुड्स और सुपीरियर गुड्स। अब इन सब की जो डेफिनेशन है वो सारी की सारी बिहेवियरल डेफिनेशंस हैं। हम अपने बिहेवियर से पहचानेंगे कि ये गुड्स नॉर्मल है या इंफीरियर है या गिवन गुड्स हैं या सुपीरियर गुड्स हैं। हमने कहा हर गुड पे दो इफेक्ट अप्लाई करके देखें, एक होता है प्राइस इफेक्ट, एक होता है इनकम इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट आसान लफ्जों में लॉ ऑफ डिमांड, यानी कि प्राइस कम होने से क्वांटिटी डिमांडेड में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है या कमी आ रही है, सो ऑन। नॉर्मली तो लॉ ऑफ डिमांड जो है वो क्या है, प्राइसेस के साथ क्वांटिटी डिमांड के रिलेशनशिप को इनवर्सली क्या करता है, प्रेजेंट करता है। तो हमने कहा प्राइस इफेक्ट नेगेटिव, जिन गुड्स का प्राइस इफेक्ट नेगेटिव हो और जिन गुड्स का इनकम इफेक्ट क्या हो, पॉजिटिव हो। तो अगर किसी भी गुड्स को खरीदते वक्त आपको ये दो बिहेवियर दिखाई दें, या किसी भी चीज को जो आप खरीदते हो, इस्तेमाल करते हो, आपकी वांट्स में शामिल हो, उनके लिए आपका अगर बिहेवियर ऐसे हो कि उनके लिए प्राइस इफेक्ट क्या हो, नेगेटिव हो, और इनकम इफेक्ट क्या हो, पॉजिटिव हो। मतलब प्राइस इफेक्ट नेगेटिव हो मतलब कि उनकी प्राइस बढ़ने पर उनकी क्वांटिटी डिमांडेड में क्या आ जाए, कमी आ जाए, और प्राइस कम होने पर क्वांटिटी डिमांड में क्या होता है, इजाफा होता है। नहीं, आसान लफ्जों में उन पर लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, अप्लाई होता है। फिर दूसरी चीज इनकम इफेक्ट, यानी आपका कंज्यूमर इनकम बढ़ने से उन गुड्स को खरीदने की ना सिर्फ विलिंगनेस बल्कि ना सिर्फ एबिलिटी बल्कि विलिंगनेस में भी क्या होता है, इजाफा होता है। मतलब इनकम के साथ उनका रिलेशनशिप क्या हो, डायरेक्ट हो, यानी इनकम बढ़ने से डिमांड कर्व अपवर्ड शिफ्ट करता हो और इनकम कम होने से डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड शिफ्ट करता हो। तो अगर ये दोनों बिहेवियर किसी एक गुड्स में आपको दिख रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो गुड्स बाय नेचर आपके लिए क्या है, नॉर्मल गुड्स। आप उन गुड्स के साथ वही बर्ताव कर रहे हैं जो नॉर्मली आप करते हैं। ये नॉर्मल गुड्स का प्राइस इफेक्ट क्या होता है, नेगेटिव होता है, और नॉर्मल गुड्स का इनकम इफेक्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद इंफीरियर गुड्स। भाई ये बात सबको क्लियर है यहाँ तक? नेगेटिव प्राइस इफेक्ट का मतलब क्या है और पॉजिटिव इनकम इफेक्ट का मतलब क्या है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैंने कहा यही डेफिनेशन है, बिहेवियरल बेस्ड बिहेवियरल डेफिनेशन। ठीक है जी, ओके। उसके बाद ना, उसके बाद अगर हम फर्दर बात करते हैं तो फर्दर बात हम क्या कर सकते हैं, देखिए फर्दर बात हम ये कर सकते हैं इसके अंदर कि इंफीरियर गुड्स क्या होती है। इंफीरियर गुड्स का प्राइस इफेक्ट नेगेटिव होता है, ठीक है, और उनका इनकम इफेक्ट भी नेगेटिव होता है। बात समझ में आती है? इंफीरियर गुड्स का प्राइस इफेक्ट भी नेगेटिव है और इंफीरियर गुड्स का इनकम इफेक्ट भी नेगेटिव है। मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि इंफीरियर गुड्स पर भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होता है, यानी अगर किसी इंफीरियर गुड की प्राइस में कमी आएगी तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में क्या होगा, इजाफा होगा, और अगर किसी इंफीरियर गुड की प्राइस में इजाफा होगा तो उसकी क्वांटिटी डिमांड में क्या आएगी, कमी आएगी। यानी नॉर्मल गुड और इंफीरियर गुड में जो कॉमन बिहेवियर है वो कॉमन बिहेवियर कौन सा हो गया, प्राइस इफेक्ट हो गया, लॉ ऑफ डिमांड का अप्लाई होना, व्हाइल अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। लेकिन प्रॉब्लम क्या आता है, अगर आपका इनकम लेवल बढ़ा दिया जाए तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड चेंज हो जाएगा, मतलब आपके मिजाज में तब्दीली आएगी। वो मिजाज में तब्दीली कैसे आएगी कि आप अब जब इनकम बढ़ेगी तो आप इंफीरियर गुड्स से दूर भागना शुरू हो जाएंगे। याद है एग्जाम्पल कवर की थी हमने, दाल सब्जी वाली और गोश्त वाली एग्जाम्पल कवर की थी। क्यों भाई, मतलब मल्टीपल बातें हो सकती हैं इसके अंदर। तो मतलब क्या है, इंफीरियर गुड का इनकम इफेक्ट क्या होता है, नेगेटिव होता है। मतलब वो गुड जिसका प्राइस इफेक्ट भी नेगेटिव हो और वो गुड जिसका इनकम इफेक्ट भी क्या हो, नेगेटिव हो, वो क्या कहलाएगी आपके लिए, इंफीरियर गुड। यानी अब मैं बोलना चाह रहा हूं, उस बात पे गौर कीजिएगा। मतलब अगर आपकी इनकम में, कंज्यूमर की इनकम में इजाफा होता है
तो इंफीरियर गुड का डिमांड कर्व अपवर्ड शिफ्ट नहीं होगा बल्कि डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। कुछ समझे मेरी बात? क्यों? क्योंकि इंफीरियर गुड का इनकम के साथ जो है वो इनवर्स रिलेशनशिप। कुछ समझ पाए मेरी बात को? नहीं? अच्छा, गिवन गुड्स के ऊपर बात की थी लॉ ऑफ डिमांड में एक्सेप्शन बताते हुए, अगर आपको याद, लॉ ऑफ डिमांड में एक्सेप्शन बताते हुए दो एक्सेप्शन बताई गई थी आपको लॉ ऑफ डिमांड की। वो दो एक्सेप्शन क्या थी? गिवन गुड्स थी और प्रोडक्ट्स दैट आर मार्क ऑफ डिस्टिंक्शंस या लग्जरियस आइटम्स या सुपीरियर गुड्स, एक ही बात है। सुपीरियर गुड्स और गिवन गुड्स दोनों एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड। और एक्सेप्शन का मतलब क्या है? जिन पे लॉ ऑफ डिमांड उलट अप्लाई होता है। यानी गिवन गुड्स वो गुड्स हैं जिनका प्राइस इफेक्ट क्या होता है बेटा? पॉजिटिव होता है। और सुपीरियर गुड्स का भी प्राइस इफेक्ट क्या होता है? पॉजिटिव होता है। मतलब दोनों का प्राइस के साथ, दोनों की क्वांटिटी डिमांडेड का प्राइस के साथ क्या है? डायरेक्ट रिलेशनशिप। ये दोनों एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड। यानी अगर गिवन गुड्स और सुपीरियर गुड्स की प्राइस में इजाफा होगा तो उनकी क्वांटिटी डिमांडेड में भी क्या होगा? इजाफा होगा। समझे बात या नहीं? तो तफसीलात तो मैंने वहां डिस्कस की थी आपसे, क्या कहते हैं, डिमांड वाले एरिया में। मैंने एक एग्जांपल दी जिसमें ये चारों गुड्स कवर हो गई थी, अगर आपको याद हो। एक एग्जांपल देके मैंने चारों गुड्स कवर की थी बाय द वे। तो गिवन गुड्स का बेटा क्या होगा? गिवन गुड्स का, बोले, गिवन गुड्स का प्राइस इफेक्ट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। सुपीरियर गुड्स का भी प्राइस इफेक्ट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर आपका इनकम लेवल बढ़ा दिया जाए तो आप गिवन गुड्स से दूर जाएंगे ना बेटा। गिवन गुड्स तो इंतहाई क्या है? कमतर है, इंतहाई कमतर है। यस और नो? आज तो आप उनको मजबूरी में इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जैसे आज आपका इनकम लेवल तब्दील कर दिया जाए तो आप तो गिवन गुड्स से दूर हट जाएंगे। तो गिवन गुड्स की पहचान ये है कि गिवन गुड्स का इनकम इफेक्ट नेगेटिव होगा। यानी वो गुड्स जिनका प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव है और उनका इनकम इफेक्ट क्या है? नेगेटिव है, तो ऐसी गुड्स क्या कहलाती हैं? गिवन गुड्स कहलाती हैं। यही इनकी डेफिनेशन। और ये डेफिनेशन आपके बिहेवियर के, मतलब आपके लिए क्या गिवन है, ये आपका बिहेवियर आपको डिसाइड करके बताएगा। समझे बात को बेटा? जवाब दे। अच्छा जी, अब उसके बाद सुपीरियर गुड्स की बात कर लें। सुपीरियर गुड्स का प्राइस इफेक्ट तो पॉजिटिव ही था, लॉ ऑफ डिमांड की एक्सेप्शन थी। लेकिन जाहिर सी बात है, सुपीरियर गुड के बारे में आप और सोचें कि अगर आप ऑलरेडी सुपीरियर गुड इस्तेमाल कर रहे हैं तो अगर आपका इनकम लेवल और बढ़ जाए तो आपके मिजाज और ऊपर चले जाएंगे। मतलब आप और सुपीरियर गुड्स की तरफ क्या हो जाएंगे? डाइवर्ट हो जाएंगे। तो सुपीरियर गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनका प्राइस इफेक्ट भी पॉजिटिव होता है और उनका इनकम इफेक्ट भी पॉजिटिव होता है। यस और नो? हर आने वाला आईफोन पिछले वाले आईफोन से क्या होता है बेटा? महंगा होता है। यस और नो? हर आने वाला आईफोन पिछले वाले आईफोन से क्या होता है? महंगा होता है। उसकी कीमतें बढ़ती चली जाती हैं और मामूली इजाफा नहीं होता, अच्छा खासा इजाफा होता है। हर बार 20-30 हजार रुपए का फर्क पड़ जाता है। लेकिन जो तबका ये फोन इस्तेमाल करता है बतौर ब्रांड, उस तबके में कीमत बढ़ने के बावजूद भी इस प्रोडक्ट की डिमांड, मतलब हर आईफोन का नया वर्जन जो है वो पिछले वर्जन के मुकाबले में ज्यादा सेल होता है कि नहीं होता? क्या वजह है?
क्योंकि लोग इसको सुपीरियर, मतलब मोबाइल फोन में एक तरह से सुपीरियर मानते हैं। यस और नो? और नंबर टू, जैसे लोगों का इनकम लेवल क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो जो इनकम लेवल जिनका इंक्रीज होता है वो इस तरफ आना भी चाहते हैं। क्या ख्याल? ऐसे ही है ना? ऐसा ही है या ऐसा नहीं? ऐसा ही। तो बताने का मतलब यहाँ पर ही। अच्छा, आपको एक और बताऊं, देखिए मैं वैसे एग्जांपल शेयर करता रहता हूँ, आप एक एग्जांपल मैं उस वक्त शेयर नहीं कर सका तो अभी शेयर करता हूँ। ये बताइए, आम जो है, मैंगो, ये हमारे मुल्क में क्या है? नॉर्मल गुड है, इंफीरियर है, गिफन है, सुपीरियर है, क्या है? हमारे मुल्क में आम 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 है या आम खास है? मतलब लोगों की आसानी से लोगों की पहुंच में है या या पहुंच में नहीं है? हम आम, मतलब हमारे यहाँ अमीर गरीब तबका सब आम खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, बताइए? सबकी पहुंच में है क्या नहीं है? यस और नो बताइए, जवाब दीजिए। यकीन कीजिए, अगर यही आम किसी रशिया के मार्ट में रखा हो ना, रशिया के मार्ट में, तो ये एक आम पन्नी में पैक किया हुआ रखा होगा वहां पर, और उसकी कीमत बहुत ज्यादा होगी। क्योंकि रशिया में मैंगो इज अ लग्जरियस आइटम। आप वहां पर अफोर्ड कैसे कर सकते हैं इस चीज को? पाकिस्तान में ये आम है, लेकिन रशिया में ये क्या है, खास है। एक पाकिस्तानी रशिया कुछ अपने दोस्तों को, वो तो वहां पर तो आम 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 नहीं है ना, वहां तो आम खास है, तो वो अपने कुछ दोस्तों के लिए पाकिस्तान से आम लेके जा रहे थे। कस्टम वालों ने रोक लिया, भाई इतना महंगा आइटम कहाँ लेके जा रहे हो? कस्टम वालों ने जाने नहीं दिया। तो भाई उन्होंने कहा बड़ी मुश्किल से, भाई कि एक आम तो दे दो कम से कम, मैं अपने दोस्तों को खिला तो दूं, कम से कम मेरी बात तो क्या हो जाए, पूरी हो जाए। तो वहां तो एक आम पन्नी में पैक होकर मिलता है, वो भी इतना, क्या कहते हैं, खास होकर। तो बताने का मतलब यहाँ पर क्या था? बताने का मतलब ये था कि देखें, एक प्रोडक्ट हमारे लिए नॉर्मल है, लेकिन किसी और के लिए क्या है, सुपीरियर हो सकती है। बेटा ख्याल रखिएगा इस बात का। कुछ समझे बात या नहीं? तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि क्या इंफीरियर है और क्या नॉर्मल है, इसकी कोई एग्जाम्पल फिट नहीं कर सकता, इसलिए कि ये पर्सन टू पर्सन भी वैरी कर सकता है, नेशन टू नेशन भी वैरी कर सकता है। तो इसको ज्यादातर पहचानिए बिहेवियर से, ठीक है? मैंने इन्फीरियर की बहुत सारी मिसालें आपको दी, मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली एग्जाम्पल दी आपको। ये एग्जाम्पल तो आपकी किताब ने भी कवर की हुई। अच्छा, ये बताइए, आप जब खाना खाते हैं दोपहर का, तो खाली रोटी खाते हैं, रोटी के साथ कुछ सालन भी मयसर चाहते हैं कि नहीं चाहते? कि सालन भी आपको मयसर आ जाए। तो अगर एक बंदा पानी के साथ ब्रेड खा रहा है, मतलब ब्रेड पानी के साथ लगा के खा रहा है, या कोई शख्स आपको ब्रेड जो है वो प्याज के साथ लगाते हुए खाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वो क्या जिंदगी गुजार रहा है? अब आप मुझे बताइए कि जब उसका इनकम लेवल बढ़ेगा, तो इनकम लेवल बढ़ने की वजह से वो रोटी के साथ कुछ और भी तो लगाना चाहेगा ना। मतलब वो चाहेगा कि उसके पास कोई ना कोई चीज अवेलेबल हो, ताकि वो प्रॉपर खाना खा सके। वही नाश्ता हो रहा है चाय पापे से, बस नाश्ता कर लिया चाय पापे से बेटा, लेकिन जिस दिन इनकम लेवल क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, उस दिन नाश्ते में हलवा पूरी भी आ गई। ये सारी एग्जांपल्स आपको पीछे कवर कर चुका हूं, तो अभी मैं एग्जांपल की तरफ फोकस नहीं करना चाहता बेटा।
मैं चाहता हूं कि खाली आप इस बिहेवियर को समझ जाएं, इस बिहेवियर के जरिए इनको याद रखें। रखेंगे याद कि वो गुड्स जिनका प्राइस इफेक्ट नेगेटिव, इनकम इफेक्ट पॉजिटिव, क्या कहलाएंगी? वो नॉर्मल गुड्स। वो गुड्स जिनका प्राइस इफेक्ट नेगेटिव, इनकम इफेक्ट भी नेगेटिव, क्या कहलाएंगी? इंफीरियर गुड्स। वो गुड्स जिनका प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव, इनकम इफेक्ट नेगेटिव, क्या कहलाएंगी? गिवन गुड्स। वो गुड्स जिनका प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव और इनकम इफेक्ट भी पॉजिटिव, क्या कहलाएंगी? सुपीरियर गुड्स। अब मैंने एक एग्जांपल दी थी आपको, मैंने कहा कवर कर लें। सिगरेट के मुख्तलिफ ब्रांड्स है, कुछ अच्छे ब्रांड्स है, कुछ आला ब्रांड्स है और कुछ अदना ब्रांड्स है। अच्छे ब्रांड मतलब नॉर्मल, आला सुपीरियर और अदना इंफीरियर, नॉट गिवन। गिवन उससे भी नीचे आएगा। सिगरेट की एग्जांपल दी थी मैंने, अगर आपको याद हो। देखो ये बताओ, सिगार पीना किसका शौक होता है? सिगार पीना, सिगार एक पार्टिकुलर क्लास को शो करता है। सिगार, शेख रशीद, मतलब सिगार जिसके हाथ में दिखता है तो वो अपने आप को सिगार तो वो कम पीता है, पता नहीं एक सिगार ही महीनों चल जाता होगा उसका, थोड़ा थोड़ा करके पीते हैं वो सिगार, जो भी लोग होते हैं बहरहाल। लेकिन सिगार जो है वो दिखाने के लिए ज्यादा है या पीने के लिए ज्यादा है? असल चीज क्या है? मेन चीज, लोग सिगार अपने हाथ में दिखा रहे हो, मतलब दिखा रहे होते हैं, स्टैंडर्ड बता रहे होते हैं अपना, तो लग्जरियस आइटम मान लो उसको आप। ऐसा ही है ना? अच्छा जी, हो गए सुपीरियर गुड। मैंने कहा रिकॉल करवा दूं, फिर बोलेंगे एग्जाम्पल नहीं है यहाँ पर। अच्छा जी, ओके। तो सिगार एक मखसूस तबका ही पीता हुआ दिखाई दे रहा होता है, कॉमनली तो लोग नहीं पीते सिगार, क्या ख्याल है? अच्छा, अब उसके अलावा आ जाओ जरा। सिगरेट, सिगरेट गो ओल्ड एंड लीफ, गो ओल्ड एंड लीफ, ये नॉर्मली पी जाती है? जवाब दें। ठीक है ना? ये नॉर्मली पी जाती है, ऐसा ही है। तो इस तरह के मुख्तलिफ ब्रांड्स जो है वो नॉर्मल में फॉल कर गए। फिर इसी में जो है वो क्या कहते हैं, थोड़े नीचे तबके के ब्रांड्स आते हैं, जो सस्ती सिगरेट शुमार होती है, जो भी नाम ले लें आप उसके, K2 बोल दें, कैप्सन बोल दें, वगैरह वगैरह, सो ऑन। कौन इस्तेमाल कर रहा होगा K2 और कैप्सन को? लो इनकम तबका या हाई इनकम तबका? मजदूर तबका, आई बात। लो इनकम तबका, बेहतरीन बात। और उससे नीचे आ जाती है, हम क्या बोलते हैं, बीड़ी, जिसके पास ये K2 और कैप्सन के भी क्या कहते हैं, जैसे हालात नहीं है बेचारा, वो क्या करता है, वो तंबाकू का पत्ता घुमाकर क्या कर देता है, पी लेता है। उससे भी गिरी हुई चीज, ठीक है ना? तो उम्मीद करता हूं कि भाई इन सब में मेनली आप बिहेवियर देखेंगे, एग्जांपल्स तो हो सकती हैं कवर अच्छी खासी हो सकती हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है ना? तो ये सारी बातें बेटा आपके सामने है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी बातें, अब ये चीज हमें जहन में रखनी है कि नॉर्मल गुड्स की बिहेवियल डेफिनेशन क्या है, इंफीरियर गुड्स की बिहेवियल डेफिनेशन क्या है, गिवन गुड्स की बिहेवियल डेफिनेशन क्या है, और सुपीरियर गुड्स की बिहेवियल डेफिनेशन क्या है। चले, याद रहेगा ना? ओके, इंशाल्लाह। उसके बाद अब आज का हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं।
इलास्टिसिटी, लफ्ज सुना होगा आपने इलास्टिक बैंड, इलास्टिक बैंड सुना है लफ्ज? लफ्ज सुना है? इलास्टिक बैंड लफ्ज सुना है? तो इलास्टिक बैंड को इलास्टिक बैंड क्यों कहते हैं? इलास्टिक बैंड को इलास्टिक बैंड क्यों कहते हैं? लफ्ज इलास्टिसिटी का मायना क्या हुआ? हाँ जी, लफ्ज इलास्टिसिटी का मायना क्या हुआ? बिल्कुल, इलास्टिक का मायना क्या हुआ? लचक या लचकदार। अब ये क्या मतलब इस बात का, अगर आप इलास्टिक बैंड को खींचते हैं और उसके बाद जैसे आप उसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे, तो क्या होगा? वो अपनी जगह क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। यस और नो? अगर आप उसे फोर्स अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई करने से क्या होगा, वो स्ट्रेच हो जाएगा, और जैसे आप छोड़ेंगे तो वो अपनी पोजीशन में दोबारा क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। यस और नो? तो इस चीज का नाम इलास्टिसिटी है। मैं कोई फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा आपको बेटा, माइंडेड। अब मैं इस लफ्ज को जोड़ने जा रहा हूं इकोनॉमिक्स से। यस और नो? अच्छा, अब आप देखिए सब लोग कि अब आप इलास्टिक बैंड पे थ्योरी को अप्लाई करके देखिएगा, फिर बताता हूं। आपका इलास्टिक बैंड पे फोर्स अप्लाई करना, उसको खींचना एक्शन था। यस और नो? और उसका अपनी जगह पर वापस आ जाना रिएक्शन था। एक्शन और रिएक्शन। तो अभी तक बताइए इकोनॉमिक्स में हमने क्या एक्शन, क्या ऐसी चीज पढ़ ली जिसमें हमने एक्शन भी देखा और रिएक्शन भी देखा? हमने अब तक इकोनॉमिक्स के अंदर ऐसा क्या पढ़ लिया जिसमें हमने एक्शन भी देखा और रिएक्शन भी देखा? डिमांड सप्लाई पढ़ लिया। क्लियर करके बताया ना क्या एक्शन है और क्या रिएक्शन है। जबरदस्त बेटा हम्माद। प्राइस एक्शन है, और आगे कंज्यूमर बिहेवियर क्या है वो तो बताओ ना। डिमांड रिएक्शन है या क्वांटिटी डिमांडेड रिएक्शन? प्राइस एक्शन है, क्वांटिटी डिमांडेड रिएक्शन है। प्राइस एक्शन है, क्वांटिटी सप्लाइड रिएक्शन है। यानी प्राइस के तब्दील होने पर आप रिएक्ट करते हैं। यस और नो? इनकम के तब्दील होने पर रिएक्ट करते हैं। यस और नो? जवाब दीजिए, रिस्पॉन्स कीजिए। समझे बात या नहीं? तो इसका मतलब क्या है, जहां एक्शन और रिएक्शन की बात आएगी वहां इलास्टिसिटी का तस्करा हो जाएगा। अब कैसे होगा समझे, व्हाट इज इलास्टिसिटी? इसको डिफाइन करने जा रहा हूं, आप भी साथ साथ लिख दीजिएगा इसको। इट इज द रेशो ऑफ percentage change in dependent variable with respect to percentage
change in independent variable. It is a ratio of percentage change in dependent variable with respect to percentage change in independent variable. ये एक रेशियो है जो कि शो करता है परसेंटेज चेंज किसमें, डिपेंडेंट वेरिएबल में, with respect to percentage change in independent variable. ठीक है, यानी इलास्टिसिटी जो है वो ये शो करता है कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना परसेंटेज चेंज आ रहा है, या डिपेंडेंट वेरिएबल का परसेंटेज चेंज कितना है, या डिपेंडेंट वेरिएबल का रिएक्शन कितना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के परसेंटेज यानी एक्शन के मुकाबले में। देखो, एक्शन के मुकाबले में रिएक्शन बराबरी का होता है, एक्शन के मुकाबले में रिएक्शन उससे बढ़कर होता है, एक्शन के मुकाबले में रिएक्शन उससे कम होता है। यस और नो, रिस्पॉन्स दो। आप किसी को थोड़ी सी बात कर दो तो वो आपसे लड़ने पे तुलाता है। इसका मतलब क्या है, यानी जो आपने एक्शन लिया उसके मुकाबले में उससे रिएक्शन आपको बढ़ के दिया। आपने तो कोई ऐसी खास बात नहीं की थी, लेकिन सामने वाला लड़ने पे उतर आ गया भाई। ठीक है जी। अच्छा भाई, उसके बाद एक्शन के मुकाबले में रिएक्शन बराबरी का है। आपने चमाट मारा, सामने वाले ने चमाट मार दिया। आपने, आपके मुंह से फूल झड़े, सामने वाले के मुंह से ये फूल झड़ गए। सही है बेटा, एक्शन के मुकाबले में रिएक्शन बराबर का। ठीक है, जैसे मशहूर बात है ना, क्या कहते हैं, एक मशहूर एक लतीफा सा है, समझ लें आप, कि पठानों के अंदर जो है वो क्या कहते हैं, बदला लेने का बड़ा हिसाब किताब होता है ना, कि भाई अगर वो खानदानी बदले चल रहे होते हैं, मतलब एक बंदा मार दिया तो भाई हम भी उनका बंदा मार के अब सुकून लेंगे। जब तक उनका बंदा नहीं मारेंगे तब तक हमें सुकून नहीं आएगा। ठीक है, तो मुझे एक दफा एक स्टूडेंट ने कहा कि सर आइए आपको हम अपने नॉर्दर्न एरियाज दिखाएंगे। ठीक है, हम आपको अपने नॉर्दर्न एरियाज दिखाएंगे। तो मैंने बोला यार देखो, तुम्हारी यहाँ दुश्मनी बड़ी ज्यादा होती है, मसला खराब हो जाएगा। बोला एक दफा का वाकया है कि भाई एक साहब जो है वो गए उन इलाकों के अंदर, उधर के किसी दोस्त ने उनको बुलाया था। तो जब वो उनको रिसीव करके अपने घर ला रहे थे तो अचानक से उनकी गाड़ी में फायरिंग होती है। तो वो अपने मेहमान को बोलता है तुम नीचे बैठ जाओ। तो मेहमान बोलता है भाई दुश्मनी तुम्हारी है, नीचे मैं क्यों बैठूं। तो बोलता है भाई कि वो हुआ ये था कि हमने कल उनका मेहमान मारा था, आज वो हमारा मेहमान मारेंगे। तो वही ना, एक्शन के मुकाबले में रिएक्शन जो है वो क्या है, बराबर का है। बहरहाल, तो बताने का मतलब यहाँ पर ये है कि बराबरी वाला एक्शन। और एक वो होता है जो अपने दोस्तों को बोलता है हाथ पकड़ लो मेरा, वरना क्या हो जाएगा, मेरे हाथ से कत्ल हो जाएगा। मतलब हाथ पकड़ लो वरना मेरे हाथ से कत्ल हो जाएगा किसी का। मतलब यदि दोस्तों को बोलता है छोड़ना मत मुझे, वरना मेरा रिएक्शन देखने के लायक होगा। लेकिन वो करना कुछ नहीं चाहता, पर वो दोस्त चाहता ही है कि दोस्त पकड़ के रख लें उसको। ऐसे भी होता है जिनका एक्शन के मुकाबले में रिएक्शन जो है कुछ नहीं होता। तो दुनिया में हमें 3 किस्म के असल में क्या होते हैं, रिएक्शन मिलते हैं। एक्शन के बराबर रिएक्शन, एक्शन से बढ़कर रिएक्शन, और एक्शन के मुकाबले में रिएक्शन कुछ भी नहीं। ठीक है ना, कभी आपने वो कोई वो पटाखा या बम वगैरह फाड़ा हो, तो आपने तो बम जलाकर छोड़ दिया होगा, लेकिन आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बहुत खतरनाक किस्म का साउंड आने वाला है, और अचानक से पता लगता है वो बम चला ही नहीं, कारतूस आपका क्या कहते हैं जाया हो गया। बहरहाल ऐसा होता है कि नहीं होता। तो बताने का मतलब यहाँ पर क्या है बेटा, बताने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये इलास्टिसिटी, अब इसको अप्लाई करते हैं, मतलब ये जो जितनी भी एग्जांपल्स हमने लिए ना, इसको अप्लाई करते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर।
तो ये असल में क्या है, मैथमेटिकली एक रेशियो है जिसमें आप डिपेंडेंट वेरिएबल के परसेंटेज चेंज को एक्सप्रेस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब थोड़ी देर बाद हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को नाम देना शुरू कर देंगे कैसे, फिर मैं इसकी एग्जांपल भी करूंगा। तो आप इलास्टिसिटी को हमने डिनोट किया किससे, ई से। तो आपने क्या बोला, परसेंटेज चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल डिवाइडेड बाय, रेशियो बन गया, ये फ्रैक्शन बन गई आपके सामने, डिवाइडेड बाय व्हाट, परसेंटेज चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है जी। अब ये लफ्ज परसेंटेज चेंज डिफाइन करना है। कि परसेंटेज चेंज खुद किसके बराबर है, जो कि चाहे डिपेंडेंट का हो चाहे इंडिपेंडेंट का हो, हम बोलेंगे परसेंटेज चेंज बराबर है चेंज इन वैल्यू डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू। ये कैसे वर्कआउट होगा, चेंज इन वैल्यू डिवाइड बाय एवरेज वैल्यू। तो ये हम बोलेंगे बड़ा आसान है इसका वर्कआउट करना, एंडिंग वैल्यू, अभी चेंज आने के बाद वैल्यू क्या है वेरिएबल की, माइनस बिगिनिंग वैल्यू, चेंज से पहले वैल्यू क्या थी वेरिएबल की। तो एंडिंग वैल्यू माइनस बिगिनिंग वैल्यू इज कॉल्ड व्हाट, चेंज इन वैल्यू। अब एवरेज वैल्यू क्या होगी, एंडिंग वैल्यू प्लस बिगिनिंग वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो एंडिंग वैल्यू प्लस बिगिनिंग वैल्यू डिवाइड बाय 2, तो आपको एवरेज वैल्यू मिल जाएगी, और एंडिंग वैल्यू माइनस बिगिनिंग वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको, चेंज इन वैल्यू। तो इस तरह किसी भी चाहे डिपेंडेंट वेरिएबल हो चाहे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, क्या मिल जाएगा उसका आपको, परसेंटेज चेंज। यहां तक बात समझ में आती है बेटा। तो इलास्टिसिटी मैथमेटिकली हम इस तरह कैलकुलेट करेंगे, चेंज इन डिपेंडेंट, परसेंटेज चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और परसेंटेज चेंज खुद किसके बराबर है, चेंज इन वैल्यू डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू। ठीक है जी। और चेंज इसको किस तरह निकालेंगे, एंडिंग वैल्यू माइनस बिगिनिंग वैल्यू इज इक्वल्स टू व्हाट, चेंज इन वैल्यू, और एंडिंग वैल्यू प्लस बिगिनिंग वैल्यू डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू एवरेज वैल्यू। तो जब आप इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो आपको परसेंटेज चेंज मिल जाएगा किसी भी वैल्यू का, चाहे वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो चाहे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। अब क्या करते हैं, इसको हम नाम देते हैं, इसको हम मीनिंग देते हैं। वो मीनिंग क्या देते हैं, हम इसको नाम देते हैं अब किस चीज का, हम इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी इलास्टिसिटी का लफ्ज हमने किससे जोड़ दिया, डिमांड के साथ जोड़ दिया। देखिए अभी भी टॉपिक वही चल रहा है, इकोनॉमिक्स में रिपीटेशन ही रिपीटेशन है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब आप मुझे बताइए डिमांड में क्या एक्शन है और क्या रिएक्शन है, डिमांड में क्या इंडिपेंडेंट है और क्या डिपेंडेंट है, बताइए आप लोग।
यस, डिमांड में प्राइस इंडिपेंडेंट है और क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, डिपेंडेंट है। यस और बेहतरीन बात। अब देखो, अब मेरी बात समझो भाई, हम ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं? सुनो बात को, देखो सुनो, हम इस टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं? इस टॉपिक के पढ़ने की वजह क्या है? बड़ा सिंपल सा जवाब है इसका। इस टॉपिक के पढ़ने, देखें, जब हमने डिमांड पढ़ लिया तो हमें पता लग गया जनाब कि प्राइस के कम होने पर क्वांटिटी डिमांड में इजाफा होगा, प्राइस के बढ़ने पर क्वांटिटी डिमांड में क्या आएगी, कमी आएगी। मतलब प्राइस का और क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशनशिप तो हमने पढ़ लिया पहले, लेकिन अब सवाल यह है कि प्राइस को कितना कम करें कि क्वांटिटी डिमांड में कितना इजाफा हो जाए। मतलब अगर मैं प्राइस कम करता हूं 10% से, तो क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ जाती है 10% से। तो ये तो एक्शन के मुकाबले में रिएक्शन क्या हो गया, बराबर का हो गया। यस और नो? तो क्या प्राइस 10% से कम करके क्वांटिटी डिमांडेड में भी 10% का इजाफा होना है? तो ये तो बराबर का रिएक्शन हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, बताइए, रिस्पॉन्स कीजिए। अगर प्राइस कम करते हैं 10% से और क्वांटिटी डिमांडेड में इजाफा होता है 20% से, तो अब क्या बोलेंगे, एक्शन के मुकाबले में रिएक्शन जो है बढ़ के आया, बढ़ चढ़ के आया। ऐसे ही है। और हम बोलते हैं प्राइस कम की 10% से, क्वांटिटी डिमांडेड में कोई खास फर्क नहीं आया, क्वांटिटी डिमांडेड में इजाफा हुआ 1% से। तो हम बोलेंगे यार एक्शन के मुकाबले में रिएक्शन कुछ भी नहीं था। मतलब लोगों ने हमारी प्राइस कम करने को, लोगों ने हमारे डिस्काउंट्स देने को रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, आवाम शॉपिंग के लिए आई नहीं। यार ये क्या हुआ? तो इसका मतलब ये है कि किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ाने से पहले या किसी प्रोडक्ट की प्राइस कम करने से पहले आपको उसकी इलास्टिसिटी के बारे में क्या होना चाहिए, खबर होनी चाहिए कि अगर मैं प्राइस इतने से कम करूंगा तो इसका रिएक्शन मुझे कितना देखने को मिलेगा, कितना। मतलब मुझे ये तो पता है प्राइस बढ़ने पर क्वांटिटी डिमांड कम होगी, लेकिन अगर मुझे ये भी पता लग जाए ना प्राइस बढ़ने पर, कितनी प्राइस बढ़ने पर कितनी क्वांटिटी डिमांड कम होगी, तो इसका मतलब ये है कि मैं उस प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी को जानता हूं, मैं उस प्रोडक्ट के एक्शन के मुकाबले में रिएक्शन को जानता हूं। क्या मेरी बात आपको समझ में आती है बेटा, बताइए। अब टेलीविजन में हम देखते हैं एडवर्टाइजमेंट, पेप्सी पे 5 रुपए कम हो गए हैं, तो क्या दिखाते हैं, वो घर से भागा, वो दुकान से भागा, वो पता नहीं एक फैक्ट्री से भागा, वो रोड पे भागा, सबके बाद दुनिया में मतलब सारे काम छोड़कर एक काम बच गया उनके पास, वो है पेप्सी खरीदना। मतलब पेप्सी में 5 रुपए क्या कम हो गए, आवाम पागल हो गई। तो ये भी तो इलास्टिसिटी है ना, कि अगर वाकई ये बात सच है कि 5 रुपए कम होने से लोगों को इतना फर्क पड़ता है कि लोग ऐसा रिएक्शन देते हैं जो समझ से बाहर है। लोग वेयर हाउस खाली कर देते हैं, मतलब पेप्सी बचती नहीं है, नामो निशान नहीं बचता पेप्सी का। क्या ख्याल है? क्योंकि 5 रुपए कम हो गए। ये टेलीविजन एड में दिखाया है, लेकिन बताने का मतलब ये कि इससे हम अपनी जरा क्या कहते हैं बात एक्सट्रैक्ट करेंगे। अगर वाकई प्रैक्टिकली ऐसा है तो पेप्सी के 5 रुपए कम होने पे लोगों का रिएक्शन जो है देखने के काबिल है। वो रिएक्शन जो है वो एक्शन के मुकाबले में कई गुना क्या है, ज्यादा है। क्या ख्याल है, ऐसा है क्या नहीं है? तो बेटा जो एग्जांपल्स दे रहा हूं ना, इसी चीज को स्टडी करने का नाम क्या है, इलास्टिसिटी है। तो अब हम जब लफ्ज जोड़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, तो हम इलास्टिसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? हम बोलेंगे जनाब इट इज द रेशो ऑफ परसेंटेज चेंज। अब पहले परसेंटेज चेंज के साथ मैंने लिखा था डिपेंडेंट वेरिएबल। अब बताओ डिमांड के अंदर परसेंटेज चेंज डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन, तो डिमांड में डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड। It is a ratio of percentage change in quantity demanded
with respect to percentage change in what? क्वांटिटी डिमांड का चेंज रिएक्शन है किसके मुकाबले में? प्राइस के मुकाबले में, जो कि क्या है? इंडिपेंडेंट है। प्राइस एक्शन है और क्वांटिटी डिमांड का चेंज क्या? रिएक्शन है। और एक और तरीके से डिफाइन करो, और इट इज द डिग्री ऑफ responsiveness of quantity demanded due to change in price। इलास्टिसिटी जो है वो असल में क्या है? क्वांटिटी डिमांड के रिस्पॉन्स का नाम है, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्स का नाम है। मतलब क्वांटिटी डिमांड जो है कितनी डिग्री का रिस्पॉन्स देगा प्राइस के चेंज के मुकाबले में। मतलब हम नहीं बोलते रिस्पॉन्स दो यार, मतलब स्टूडेंट के ऊपर एफर्ट पुट की तो रिस्पॉन्स क्या मिला? ये तो कुछ नहीं मिला, ये बड़ा बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला या बढ़ के रिस्पॉन्स मिल गया। मतलब ऐसा होता है कि नहीं होता? जवाब दें। ऐसे ही है ना? तो इट इज डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। अब इसको कैसे वर्कआउट करेंगे? इसको हम डिनोट कर देंगे किससे? ऐसे लिख देंगे ईडी। ईडी मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू व्हाट? परसेंटेज चेंज इन क्यूडी, क्वांटिटी डिमांडेड, डिवाइड बाय व्हाट? परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जवाब दे। ऐसा ही है। अच्छा जी, अब उसके बाद इसको मजीद एक्सप्लोर कर ले भाई, क्वांटिटी डिमांड का परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे? तो इसका फार्मूला बन जाएगा ईडी इक्वल्स टू व्हाट? क्वांटिटी डिमांड का परसेंटेज चेंज क्यू एन एंडिंग क्वांटिटी। जवाब देना। क्यू एन एंडिंग क्वांटिटी, क्यू नॉट बिगनिंग क्वांटिटी। तो क्यू एन माइनस क्यू नॉट चेंज इन क्वांटिटी। जवाब मिलेगा बेटा। देन क्यू एन प्लस क्यू नॉट, क्या कर दिया? डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। तो चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय एवरेज क्वांटिटी इज इक्वल्स टू व्हाट? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ये बना न्यूमरेटर। अब इसको डिवाइड करना है किससे? परसेंटेज चेंज इन प्राइस से, जो कि ऐसे ही आएगा पी एन करंट प्राइस माइनस पी नॉट प्राइस बिफोर चेंज डिवाइडेड बाय व्हाट? पी एन प्लस पी नॉट डिवाइडेड बाय 2। चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय एवरेज प्राइस इज इक्वल्स टू व्हाट? तो ये आपका जो एक पहला ब्रैकेट है इसको आप बोलोगे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो डेल्टा क्यू चेंज इन क्वांटिटी क्यू एन प्लस क्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2। डेल्टा पी चेंज इन प्राइस पी एन प्लस पी नॉट डिवाइडेड बाय 2।
जो इसका आंसर आता है उस आंसर को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी कोफिशिएंट। इस तरह बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इस तरह इसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ इलास्टिसिटी कोफिशिएंट। ठीक है जी, मैं ये नहीं बोल रहा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, नो, ये इलास्टिसिटी कोफिशिएंट है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है बेटा? ये आपके सामने फॉर्मूला लिख दिया, तो ये आपके सामने एक इंट्रोडक्शन था किस चीज का, इलास्टिसिटी का। इंशाल्लाह अगली क्लास में इसको यहीं से क्या कर लेंगे, कंटिन्यू कर लेंगे। ओके बेटा, तो अगर इसको आप किताब से पढ़ना शुरू करें तो अगली क्लास में इसके ऊपर मजीद डिस्कशन करेंगे आपसे। ओके, अल्लाह हाफिज।